Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं CRS न्यूज सच के साथ फरीदाबाद से नीलम दीवान की खास रिपोर्ट। आज जिला प्रशासन फरीदाबाद हरियाणा DC साहब यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इलेक्शन को निष्पक्ष करवाया जाए उसे पर प्रेस वार्ता हुई। जिला फरीदाबाद में 16.99 लाख वोटर है और जिला पलवल में 23,81,000 वोटर है। चुनाव की तारीख 25 मई 2024 को मतदान होगा। 1459 पोलिंग बूथ फरीदाबाद में होंगे, जिसकी दूरी 2 किलोमीटर तक रखी गई है। पलवल जिला में 699 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों घर में ही मतदान कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा ऐसी सुविधाएं दी जाएगी। 2019 के चुनाव में 62% थी। इस वर्ष प्रयास है कि 72% तक जाए। चुनाव में किसी तरह की धांधली ना हो सके। प्रत्येक नेता के लेन देन पर चुनाव के खर्चों पर नजर रखते हुए प्रशासन ने अपनी सारी तैयारी की है। 1469 फरीदाबाद में है और 691 पलवल में है, तो टोटल संख्या उसकी 2160 है। साथ ही जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, जिसमें से 6 फरीदाबाद में आती हैं और 3 पलवल में आती हैं। तो अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस दिन से नोटिफिकेशन या जिस दिन से अनाउंसमेंट हुई है इलेक्शन की, जो बीता जो शनिवार है, तो तब से लेके कोई वोट कटेगा नहीं। जिनने पहले अप्लाई कर रखा है सिर्फ वही कटेंगे। तो उसके बाद से कोई नया वोट वोट काटने के लिए कोई अप्लाई नहीं कर सकता। अभी वो एप्लीकेशन पेंडिंग रहेगी। जब ये पूरा पोल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो डिसाइड करी जाएगी। और साथ ही अगर किसी को नए वोट बनाने हैं, वो डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है उससे 10 दिन पहले तक अप्लाई कर सकता है। तो यानी अगर डेट ऑफ नोटिफिकेशन हमारा 29 अप्रैल है, तो उससे 10 दिन पहले कृपया करके वो अप्लाई करें। तो आप सभी के माध्यम से मेरा सभी फरीदाबाद के और पलवल के लोगों से आग्रह यही है कि अपनी वोट जरूर चेक कर लें। या तो BLO से चेक कर लें या फिर ऑनलाइन जाके भी आप चेक कर सकते हैं। वोट जरूर चेक कर लें। अगर किसी की वोट किसी भी कारणवश या किसी ने कटवाई थी पहले और अभी लिस्ट में नहीं है, तो जरूर अप्लाई कर लें और जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। वो चाहे BLO के पास में जाके कर सकते हैं या फिर खुद से भी ECI की वेबसाइट पे जाके वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो शेड्यूल है वो ऐसे रहेगा कि लास्ट डेट ऑफ या इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन वो रहेगा 29 अप्रैल का। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन है वो है 6 मई। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 7 मई को किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 9 मई का है। डेट ऑफ पोल 25 मई की है। साथ ही जो काउंटिंग होनी है वो 4 जून की है और इलेक्शन 6 जून तक जो सारी प्रक्रिया है वो 6 जून तक कंप्लीट होगी। तो ये पूरा शेड्यूल रहेगा। साथ ही जो हमारे काउंटिंग सेंटर्स भी बने हैं, तो 6 काउंटिंग सेंटर्स फरीदाबाद में है और 3 काउंटिंग सेंटर्स पलवल में। तो इंडिविजुअली असेंबली वाइज काउंटिंग करके और कंसोलिडेटेड रिजल्ट RO फरीदाबाद यानी कि मेरे द्वारा यहां से अनाउंस करा जाएगा। तो ये है ब्रीफ इसका। इसके अलावा जो अनाउंसमेंट हुई है इलेक्शन की, उसके साथ ही MCC भी लागू हो गया है। तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं या जो कैंडिडेट्स भी हैं या फिर जो सरकारी कर्मचारी भी हैं, उन सभी के लिए गाइडलाइंस है। और साथ ही आपने अभी देखा भी होगा कि 24 घंटे 48 घंटे और 72 घंटे की जो चीजें करनी थी, कि जो बैनर्स वगैरह या पोस्टर्स वगैरह सारे हटवाने थे, वो कार्रवाई हमारी चल रही है पूरे फरीदाबाद में। तो उसके तहत ही जो रिपोर्ट्स भी हैं वो भी भिजवाई जा रही है। साथ ही आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एक टोल फ्री नंबर भी चालू कर दिया गया है, जिसका कंट्रोल सेंटर मेरे ऑफिस में ही है। 1950 उसका नंबर है। अगर आप कहीं से भी पूरे फरीदाबाद में से, चाहे मोबाइल से चाहे लैंडलाइन से, उसको मिलाते हैं तो वो कॉल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। तो उसमें आप चाहे अपने वोटर आई कार्ड की जानकारी भी ले सकते हैं या कोई शिकायत है तो वो भी दे सकते हैं। तो इसके साथ साथ CVGIL ऐप भी है, तो वहाँ पे भी आप
कोई भी नागरिक यहाँ के कोई भी सिटीजन वो वहाँ पे अपनी कोई कंप्लेन है तो वो रजिस्टर करवा सकते हैं। तो साथ ही जो अब जितनी भी रैलीज वगैरह भी होंगी उन सब की भी मॉनिटरिंग करी जाएगी, या जो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है उनकी मॉनिटरिंग करी जाएगी। उसके लिए हमारी एफएसटी और वीडियो व्यूइंग टीम या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमारी टीम्स रहती हैं वो सारी कॉन्स्टिट्यूट हो गई हैं, वो कार्यरत भी हैं। एक हमारा मीडिया कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर MCMC वो भी इस्टेब्लिश हमने अपने ऑफिस में कर लिया है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी अपनी एडवर्टीजमेंट देनी है या फिर जो किसी भी माध्यम से चाहे वो प्रिंट में देनी हो या इलेक्ट्रिक या फिर टीवी के माध्यम से हो या फिर रेडियो के माध्यम से हो या फिर मैसेजेस के माध्यम से हो, वो सारी पहले प्री सर्टिफाई करवानी है, उसके बाद ही वो वहां पे दे सकते हैं। और साथ में जो पोस्टर्स या बैनर्स लगाते हैं तो उनकी भी हमने सभी प्रिंटिंग प्रेसेस की मीटिंग ली है आज सुबह, तो उनको भी अवगत कराया है कि जो भी आप पैम्फलेट या बैनर प्रिंट करवा रहे हैं उसमें कैंडिडेट से डिक्लेरेशन जरूर लें, और साथ ही कितने बैनर्स वगैरह प्रिंट कर रहे हैं या फिर पब्लिशर कौन है उसकी जानकारी भी पूरी लें। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो उन पे भी मॉनिटरिंग करी जा रही है। सभी बैंकर्स को भी सभी को गाइडलाइन दी गई है कि जो भी अगर ऐसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अगर लगे तो उसकी जानकारी डेली बेसिस पे इस ऑफिस में और फिर आगे CEO ऑफिस में या इलेक्शन कमीशन में भी वो डेली जाएंगी। तो ये मनी पावर को रोकने के लिए है कि अगर कोई पैसे का यूज करके किसी वोटर को प्रलोभित करता है तो उसको रोकने के लिए सारी मॉनिटरिंग करी जा रही है, और कोई अगर शिकायत इस तरीके की मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करी जाएगी। इसके अलावा होने के लिए अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, उसका कैसे चलेगा, कब तक प्रचार कर रहा है या फिर बयान वगैरह दे रहा है तो उस पर भी कार्रवाई जरूर हो। तो ये दोनों चीज या तीनों चीज मैं कहूँ कि मसल मनी या फिर मिस इन्फॉर्मेशन है, तो ये तीनों चीज कवर करने के लिए हमने अपनी टीम्स बना रखी है और वो पूरी तरह तैयार है। सोशल मीडिया जिस तरह से लगातार दिखाई देता है उसमें चूंकि बड़े कई आइकॉन इस तरह के हैं कि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो उनसे कई बार वो अपील कराते हैं और सोशल मीडिया पे जो विज्ञापन जाते हैं क्या उनको रोकने का भी कोई तरीका? तो बिल्कुल ही हमारी जो सर्टिफिकेशन टीम है वो सोशल मीडिया भी देखेगी, टीवी भी देखेगी, रेडियो भी देखेगी, अखबार भी सारे देखेंगे वो। आपसे मेरा आग्रह ये भी है कि अखबार से भी या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आप सभी लोग हैं तो आप भी एक बार ये देख लें कि एक तो जो सर्टिफाई होके आए वही छापे हैं, और साथ ही कई बार देखने में आता है पेड न्यूज भी आती है वो, तो उन पे भी नजर वो पूरी कमेटी रखेगी। अगर कोई ऐसे इंसिडेंट सामने आता है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। आईटी के रूप में ना आईटी वाला जो है सोशल मीडिया वाला, सोशल मीडिया में सर थोड़ा सा एक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भड़काओ सामान्य ये पोस्ट जैसे करते हैं सभी ने ऑलमोस्ट आईटी अपना एक बना रखा हुआ है, तो वो जो करते हैं तो उस तरीके की चीज़ों को आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे? खुद संज्ञान लेंगे या किसी की कंप्लेंट पे ही आप एक्शन लेंगे? नहीं, खुद संज्ञान के लिए जैसा मैंने कहा कि वो टीम भी बना रखी है वो भी लेंगे, और अगर कंप्लेन भी आती है तो कंप्लेन पे भी एक्शन लिया जाएगा वो संबंधित धाराओं में, चाहे RP एक्ट में हो चाहे फिर IPC में हो, तो जिसमें भी अगर वो फॉल करता है उसके तहत एक्शन तुरंत लिया जाएगा। सर इसी से एड ऑन है मेरा क्वेश्चन, सीविजिल ऑलरेडी व्यवस्था है राइट, उसमें कुछ ऐसा फीडबैक आपके पास आया हो लास्ट टाइम किस तरह की कंप्लेंट्स आई थी और आपका रिजोल्व करने का स्पीड क्या था और क्या बर्डन से इस बार वो ना आए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इसमें बिल्कुल ही सीविजिल जैसे जो ऐप है हमारी लाइव हो गई है, वो अभी जैसे इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करा उसके बाद से लाइव हो गई है, तो उस पर अभी तक 5 कंप्लेन आई है जिसमें से 2 पे एक्शन हो चुका है, 3 चल रही है अभी, वो भी उन पर भी जल्दी एक्शन हो जाएगा। तो टाइम लिमिट हमारी है, हमने आगे भी जो हमारी टीम्स है उनको भी ट्रेनिंग दे दी है, तो कोशिश हमारी यही है कि टाइम लिमिट के अंदर अंदर ही उन सभी कंप्लेंट्स को उनका रिड्रेसल करा जाए। कंप्लेंट अभी जो आई है बेसिकली अपने एपिक से रिलेटेड ही आई है जनरली, कि उनका एपिक कार्ड बना नहीं बना, तो वो उस टाइप की कंप्लेंट अभी ज्यादा है। अपने पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ बनाए हैं उनकी क्या कोई संख्या का है आपके पास? अभी जैसा जो शेड्यूल रहता है उसमें वल्नरेबिलिटी मैपिंग का एक प्रोसीजर है, तो इसमें जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स बने हैं जो करीब हर 12 से 15 बूथ पे सेक्टर ऑफिसर्स हमारे हैं, हर विधानसभा वाइज हैं, तो वो विजिट कर रहे हैं, सारे बूथ विजिट कर रहे हैं, बूथ के साथ साथ जितना भी एरिया बूथ है उसमें भी पूरा विजिट करके आ रहे हैं।
तो वहाँ पे दो चीज देखने वाली है कि एक तो कोई वनरेबल ग्रुप तो ऐसा नहीं है कि जिसको वोट देने से रोका जा रहा है या जिसको प्रलोभित करा जा रहा है, और दूसरा ऐसे कौन से लोग हैं जो ये चीज कर सकते हैं। तो वो दोनों चीज वो जाके वहां पे देख रहे हैं, तो उनकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे ये सारी चीजें भी डिसाइड मेरे होंगी। दो सवाल है सर। एक तो ये है कि जो 85 ऊपर से जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो किस तरीके से मतलब घर तक उनकी वोटिंग की सुविधा दी गई, कैसे मतलब उनका वोट लेने के लिए जाएंगे प्रशासन के लोग। दूसरा सवाल ये है सर, जब पीसी हो रही थी इलेक्शन कमीशन की, तो वहां पर बोला गया था कि मुफ्त में जो भी अब बांटने की सुविधा है वो बंद होगी। तो क्या जो राशन मिल रहा है लोगों को, अभी फिलहाल में जो सरकार मुफ्त में राशन दे रही है 5 किलो राशन देता है, क्या वो भी बंद हो जाएगा या फिर ऐसा है? दो सवाल है मेरे से। इसमें पहला तो जो 80+ जो इलेक्टर्स हैं हमारे पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 43,000 ऐसे वोटर्स हैं, तो उसमें से अगर जो बूथ तक आने लायक अगर किसी भी कारणवश अगर नहीं है तो उसके घर पे जाने का भी प्रोविजन है, तो वो चीज भी करवाई जाएगी। और साथ ही दूसरा आपने कहा उसके तहत क्या होगा, कैसे कैसे जाएंगे? जाएंगे, क्या कैसे लाएंगे? तो उसमें पूरा प्रोसेस मैं आपको डिटेल एक बार वो दे दूंगा। उसमें घर पे जाके पहले उनसे पूछा जाएगा कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, तो अगर वो बूथ पे जाना चाह रहे हैं वहां पे जाके वोट दे सकते हैं। अगर उनको गाड़ी भी करवानी है तो गाड़ी की भी व्यवस्था करी क्योंकि जाएगी। ऐसे में तो सर वो वोट डालेंगे तो कैसे पता चलेगा उनके साथ सेफ्टी पॉइंट के तौर पे वो किसी और पार्टी में डालना चाहते हैं, तो इस पार्टी में हो सकता है उनकी जान पहचान वाले उसमें जा रहे हैं, तो जिसको वो डालना चाहते हैं वो ना डलवा पाए इस पर। नहीं, इसमें जैसे कि मैंने कहा कि अगर पहले तो उनकी एक्सेसिबिलिटी, कि पहले तो अगर वो गाड़ी से या फिर आने में सक्षम नहीं है तो गाड़ी भी चाहे भेजनी हो तो वो भी भेजेंगे, चाहे उसके बाद में अगर व्हील चेयर की व्यवस्था करवानी है वो भी वहाँ पे करवाई जाएगी। अगर वो घर पे करवाना चाह रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो भी प्रोविजन है। ये कैसे होगा, घर पर वो वोट कैसे दे तो पाएंगे? इसका पूरा प्रोसेस वो फॉर्म आई गेस 12 दी है, तो वो उसका प्रोसेस आपको एक बार सारा दे देंगे, वो डिटेल दे देंगे। जी सर, 100 दूसरा सवाल सर, जो मुफ्त में अनाज वाला था वो, तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स पहले से चल रही है वो चलेंगी, और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डायरेक्शंस आएंगी उसका पालना। पार्टी की सड़कों को लेकर जो बात है, जिक्र है, जिस तरह से कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से उतार दिए गए हैं, क्या उन पर जो खर्चे हैं वो अभी से लागू हो जाएंगे या नॉमिनेशन के बाद में खर्चे लागू होंगे? अब से उससे पहले वो खर्च कर सकते हैं। दूसरा, पार्टी का कब से ये लागू हो जाएगा नियम? पार्टी पे तो लागू है, कैंडिडेट फाइनल जब ये होता है जब वो नॉमिनेशन भरते हैं। तो उससे पहले कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि कई पार्टीज ऐसी रहती हैं कि वो अपना कैंडिडेट भी चेंज कर देते हैं। तो फाइनल तो हम तो वही मानते हैं जब वो अपना नॉमिनेशन भरेंगे। उससे पहले अगर वो खर्चा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नॉमिनेशन से पहले कुछ भी कहीं खर्च करता है तो वो नहीं जुड़ेगा कहीं भी, वो पार्टी फंड में जुड़ता है। सर 24 से 72 घंटे का आपने बोला है, 24 से 72 घंटे के भीतर जो पुराने जो होर्डिंग्स या बैनर्स वगैरह वो हटा दिए जाएंगे। तो देवेंद्र जी ने जो सवाल पूछा उसी से रिलेटेड यही है कि 24 से 72 घंटे में तो ये हट जाएंगे। इस बीच जब तक नॉमिनेशन नहीं होता है तो जो खर्चा करेंगे वो किस खाते में जाएगा सर? तो वो उसमें किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए नहीं कर सकते, और दूसरा अगर वो है खर्चा तो पार्टी फंड में जाता है वो। तो जैसा मैंने कहा क्योंकि वो कैंडिडेट वो फाइनल हुआ नहीं। पांडे जी, एक मिनट पांडे जी। आंकड़ा है कि 2019 में कितने पॉलिटिकल पार्टी ने वायलेशन किया कोड ऑफ कंडक्ट का, वो एक बार ही दे देंगे आपको डिटेल दे देंगे। जी सब 100+ वाले वोटर कितने पूरे संसदीय क्षेत्र में? 714 फरीदाबाद पलवल मिला दोनों मिला। ये लोगों तक कैसे पहुंचे? सी विजिल ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉइड में भी है, एप्पल में भी है। तो उसमें आप जाके उसमें अगर आपको कोई ग्रीवेंस है तो उसमें आप अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर करवा। ये आम लोगों तक कैसे पहुंचे? आम लोगों का तक आप सभी से बताइए कि भाई इसमें ये काम होगा, तो आप सभी के माध्यम से पहुंचेगा वो, तभी हम आपको बता रहे हैं। एक बार अगर किसी की भी है ग्रीवेंस है तो ऐप आप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, उसमें इंस्टॉल कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप उसमें गाइडलाइंस भी है, जैसे अगर आपको कंप्लेंट कोई करनी है तो उसमें कर सकते हैं। जी सब फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में कितने ईवीएम यूज की जाएंगी? उतनी बूथ होंगे ये भी? तो वो बूथ अभी क्योंकि